राम मंदिर के पहले सीईओ के चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में। 5300 से ज्यादा आवेदनों में से 18 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए किया गया शॉर्टलिस्ट। उत्तराखंड में कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कसा तंज, कहा कांग्रेस में आई पदों की बाढ़ संगठन है या तमाशा। रुड़की में विधायक काजी निजामुद्दीन ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। पुनरीक्षण के नाम पर वोट काटने का लगाया आरोप। पूरे मामले में की निष्पक्ष जांच की मांग। कांग्रेस ने की कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से इस्तीफे की मांग। विकास कार्यों में अनियमितता का लगाया आरोप। आय से अधिक संपत्ति का दिया हवाला। रामनगर के खताड़ी में ताबड़तोड़ फायरिंग से फैली दहशत। सोशल मीडिया पर युवकों का वीडियो हुआ वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां अयोध्या में राम मंदिर के पहले सीईओ के चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। बता दें कि 5300 से ज्यादा आवेदनों में से 18 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इन उम्मीदवारों की प्रशासनिक क्षमता, मंदिर प्रबंधन, भीड़ संभालने और धार्मिक सामाजिक संस्थाओं की समझ जो है वो परखी जा रही है। आज फाइनल इंटरव्यू को बता दें कि आखिरी दिन है। सबकी नजर इस बात पर है कि 18 उम्मीदवारों में से किसे पहली बार राम मंदिर सीईओ की जिम्मेदारी मिलती है। तो 2 सितंबर को बता दें कि ट्रस्ट की बैठक में नाम का ऐलान संभव है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां 12 जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा। बता दें कि बाढ़ का खतरा बढ़ने से अलर्ट मोड पर प्रशासन है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। संवेदनशील इलाकों में बता दें कि निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। फ्लैश फ्लड के खतरे को लेकर प्रशासन सतर्क है। तो बता दें कि फ्लैश फ्लड के खतरे को लेकर प्रशासन सतर्क है। और अगली खबर आपको बता दें, उत्तराखंड चमोली में बादल फटने के बाद तबाही मच गई है। पहाड़ों से बहते मलबे का भयावह मंजर देखा जा सकता है। 2 करोड़ का 40 मीटर लंबा वैली ब्रिज बह गया। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड से सड़कें प्रभावित हुई हैं। गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर भी बारिश का असर। तो बता दें कि उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड से सड़कें प्रभावित हुई हैं। गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर भी बारिश का असर देखा जा रहा है। वही लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड के लिए नई जम्मू प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। 7 अगस्त को घोषित की गई इस कार्यकारिणी को कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम मान रही है। लेकिन कार्यकारिणी के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में पदों की बाढ़ आ गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस में संगठन है या सिर्फ तमाशा। चमोली ने कहा कि बीजेपी में पदों की संख्या तय होती है और कार्यकर्ता उसी व्यवस्था में रहकर पार्टी के लिए काम करते हैं। वहीं कांग्रेस में हर कार्यकर्ता को पद देने की कोशिश की जा रही है। अपने उपाध्यक्षों और महासचिवों के नाम गिना दें तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि 36 लोग, 70 लोग, 74 लोग, जैसे उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव
अब इतनी बड़ी कार्यकारिणी, ऐसा लगता है कि हर कार्यकर्ता को कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है। तो कांग्रेस में वो संगठन है या क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। और अभी भी और बनाने की कवायद वहाँ चल रही कि लोगों को खुश करने के लिए और भी बनाओ। तो ऐसे संगठन चलता है क्या? इससे पता चलता है कि कांग्रेस की कानूनी स्थिति कितनी खराब है कि उनको किसी को भी कुछ ना कुछ बनाना है तो ही वो कांग्रेस का कहलाएगा, नहीं तो कांग्रेस का नहीं होगा। ये हालत कांग्रेस की हो गई है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मसूरी में कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने सरकार पर विकास कार्यों में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेयजल, सीवरेज, सड़क और आपदा के बाद हुए निर्माण कार्यों में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, मगर लोगों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस ने गणेश जोशी से आय से अधिक संपत्ति के मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने योजनाओं में खर्च धनराशि, टेंडर प्रक्रिया और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की है। कांग्रेस ने सैन्यधाम परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा सरकार के कामकाज का जवाब देगी। 2026 की वोटर लिस्ट से अब मैं इनके पिताजी को, सलमान साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, शमशाद साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे पारिवारिक संबंध इस परिवार से हैं और ऐसे बहुत सारे परिवार सामने दिख रहे हैं आपत्तियों में, जिनके एक दूसरे से आपत्ति की हुई दिखाई जा रही है। क्या जवाब देगा चुनाव आयोग कि हर आदमी ऐसे कागज उठाए फिरेगा? जी, मेरा मामला है, बता रहे हैं कि जो अरशद है, इसे मेरे पास आपत्ति की है, पर ये मेरे चाचा का लड़का है। मैंने इससे पता किया है, मना कर रहा है। फिर मेरा दिखा रहा है कि सलमान पे की है मैंने आपत्ति। सलमान मेरे चाचा का लड़का है, सगा, इस पे भी नहीं की मैंने, तो इसमें दिखा रहा है। गड़बड़ नजर आ रही है। बेटे क्या मसला है, क्या नहीं, ऐसा तो नहीं होता। नहीं ना, उनको पता है ना मुझे पता है, मैं मना कर, इन्होंने बताया, मैं मना कर रहे हैं, तो पता ही नहीं हम क्यों आपत्ति करेंगे। और अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। विधायक का आरोप है कि पुनरीक्षण के नाम पर लोगों के वोट काटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कई शिकायतकर्ताओं से बातचीत की, जिन्होंने दस्तावेज दिखाकर वोट और नाम पर आपत्तियां दर्ज होने का दावा किया है। कुछ मामलों में पड़ोसियों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने की भी बात सामने आई है। विधायक ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि आपत्तियों की वास्तविकता और प्रक्रिया की वैधता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। अभी तो सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, यहाँ भी सरकार उनकी है, तो अभी तो बचे रहेंगे। तो मैं तो यही मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि आप गणेश जोशी से लेके उनकी जांच कराएं आय से अधिक संपत्ति में। तो प्रमाण सहित जो है हमारे अधिवक्ता साथी ने दिया है, तो उसको अगर वो आप बता रहे हैं तो वही भ्रष्ट है, और उसको अगर वो उससे इस्तीफा लेते तो हम उनको उनकी बात करेंगे, तारीफ करेंगे। वहीं देहरादून में गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया गया है। आंदोलनकारियों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 13 अगस्त को सामूहिक मुंडन कार्यक्रम किया जाएगा। इसके बाद 15 अगस्त से देहरादून से गैरसैंण तक पदयात्रा निकाली जाएगी। आंदोलनकारियों का कहना है कि पदयात्रा के जरिए सरकार तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग पहुंचाई जाएगी। आंदोलनकारियों के मुताबिक यह मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। सरकार ने मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन को और भी बड़ा किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल जैसे कदम उठाने की भी चेतावनी दी गई है। हम इतना आंदोलन कर दिए, 21 सितंबर 2025 से लेके और 21 जून 2026 तक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन स्थायी राजधानी गैरसैंण सरकार बना नहीं रही है। इसलिए हम 13 अगस्त 2026 को सामूहिक मुंडन कार्यक्रम विधानसभा जो देहरादून की है अस्थायी, उसके सामने करेंगे, और 15 अगस्त 2026 से हमारी पदयात्रा गैरसैंण के लिए होगी अस्थायी विधानसभा के सामने। वहीं टिहरी में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के टनल निर्माण को लेकर ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि टनल निर्माण के दौरान हुई हैवी ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें पड़ रही हैं और कई जगह पानी के स्रोत भी प्रभावित हुए हैं। नरेंद्रनगर विकासखंड के बल्दिया खान गांव के ग्रामीणों का कहना है कि साल 2022-23 में ब्लास्टिंग के कारण मकानों में दरारें आई थी। आंदोलन के बाद मकानों की मरम्मत तो कराई गई, लेकिन अब एक बार फिर दरारें दिखाई देने लगी हैं। इससे गांव के 14 परिवारों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4-5 साल से मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और कई बार बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया है।
ग्रामीणों को और हम सब ग्रामीणों की बिल्कुल अब हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं रह गई है, इतनी एनर्जी नहीं रह गई है कि उनको ज्ञापन दे के सरकार को ज्ञापन दे के हम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब हमारा एक ही बात है कि हमने 10 दिन का समय दिया है इनको, अगर 10 दिन में इनका कोई ठोस वो नहीं होता तो हम सड़क पर उतरने के लिए बाध्य रहेंगे। जिम्मेदारी सारा रेलवे की होगी, प्रशासन की होगी। हमारे बिल्कुल मकानों के नीचे से टनल जा रही है। अब आप सोचिए कि जब ट्रेन उस टनल से गुजरेगी तो मकानों की हालत कैसी रहेगी। तो हमारा सीधे शासन प्रशासन से एक ही संवाद होना चाहिए, अब होगा यही, या तो हमें विस्थापित कर दीजिए, और अगर आप विस्थापित नहीं करते तो हम आपकी टनलों में शरण ले लेंगे और आपकी टनलों में ट्रेन नहीं चलेगी, हमारे मकान ढह जाएंगे और हम लोग वहीं रहेंगे। हमारे गाँव के बीच से जा रही है, जो हैवी ब्लास्टिंग हुई है उससे हमारे मकानों में दरारें आई, दरारें आने से मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिसका सारा सर्वेक्षण किया गया। इसका बजट बन गया 10 करोड़ 2,70,000 रुपये, जिसमें 3 ग्राम सभाएँ हैं, लोडसी, लोयल और चमेली में बुल्लर है। लेकिन अभी तक कोई इसका रिजल्ट नहीं आया, इन लोगों ने हमारे को कोई मुआवजा नहीं दिया है। उन्होंने बोला था कि मेरे पास फैला रखी है मैडम, आप टेंशन मत लो। उसके बाद 3 महीने हो गए, ना तो उनका कोई फ़ोन आया, ना उनकी कोई टीम आई। रात दिन में फ़ोन कर रही, एसडीएम को फ़ोन कर रही, सीपीएम साहब को फ़ोन कर रही, वो तो खैर उठाते नहीं है। लेकिन भूपेंद्र जी से बात होती है तो वो बोल रहे हैं कि टीम श्रीनगर में है। तो श्रीनगर में कब तक रहेगी वो टीम? वो तो शुक्र है भगवान का कि इस साल बरसात नहीं आई। बरसात आती तो न जाने कितने घर ढह जाते। वो जिम्मेदारी पूरी हमारे शासन प्रशासन की और रेल विकास निगम की है। वहीं देहरादून और मसूरी में रेंटल बाइक और स्कूटर संचालकों की मनमानी पर परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों के खिलाफ चालान से लेकर वाहन सीज करने तक की कार्रवाई की जा रही है। आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला के मुताबिक चेकिंग के दौरान कई रेंटल वाहन अधिकृत पार्किंग की जगह सड़क किनारे और नो पार्किंग जोन में खड़े मिले। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। खासकर पर्यटन सीजन में मसूरी में पार्किंग की समस्या और बढ़ जाती है। विभाग ने टैक्स जमा नहीं करने, प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने और प्राइवेट वाहनों को अवैध रूप से रेंटल पर चलाने के मामलों में भी कार्रवाई की है। करीब 75 वाहनों को चिन्हित कर उनके लाइसेंस निलंबन के लिए संबंधित परिवहन प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई है। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले रेंटल वाहन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो ऐसे लाइसेंस धारकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही इनके लाइसेंस, चूँकि ये स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी STA से जारी होते हैं, तो उनके निलंबन की भी संस्तुति की जा रही है। और वर्तमान में लगभग 75 ऐसे हमने अभी तक एक एनलिस्टेड करे हैं, जिनको कि हम आगे की कार्रवाई के लिए, उनके लाइसेंस की विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम STA भेज रहे हैं। वहीं पिथौरागढ़ के बेरीनाग चौकौड़ी टी स्टेट की विवादित जमीन पर प्रशासन के फैसले के बाद खुशी का माहौल है। 29 जुलाई के आदेश में 24 जनवरी 1971 के बाद बिना सरकारी अनुमति हुए जमीन के हस्तांतरण को अवैध माना गया है। फैसले के स्वागत में विधायक फकीर राम टमटा के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला गया। विधायक ने कहा कि प्रभावित लोगों को जल्द मालिकाना हक दिलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। में एक चौकौड़ी बेरनाग की भूमि का जो मालिकाना हक यहाँ के निवासियों के पक्ष में होने जा रहा है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भास्कर सिंह धामी जी का हम सभी क्षेत्र के वासियों की तरफ से हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। कम से कम एक कदम आगे तो हम बढ़े हैं। अब सरकार में निहित हो चुकी है जन्मभूमि। अब सरकार जो नियमावली के अनुसार यहाँ पे लोग जो बसे हुए लोग हैं, दशकों से बसे हैं, उनके नाम पर भूमिधरी का हक उनको मिलेगा। वहीं पौड़ी, गढ़वाल के श्रीनगर, श्रीकोट और खिरसू में आज देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हर घर तिरंगा अभियान के तहत तीनों जगह भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, युवा और स्थानीय लोग यात्रा में शामिल हुए। श्रीकोट पेट्रोल पंप से शुरू हुई तिरंगा यात्रा अलग अलग मार्गों से होते हुए मेडिकल कॉलेज पहुंची। वहीं श्रीनगर और खिरसू में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारत माता के जयकारों और देशभक्ति के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि 15 अगस्त को अपने अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं और स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में भागीदार बने। तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। अभी श्रीकोट की तिरंगा यात्रा हुई, अभी श्रीनगर में है और हजारों बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि वो भी भाग ले रहे हैं, जो हमारे गार्जियन लोग हैं वो भी भाग ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ
कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया पूरे देश को कि हर नागरिक को इस आज़ादी के आंदोलन में शरीक होना है और साथ में जो आज़ादी के आंदोलन में जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी की है उनको नमन करना है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने पौराणिक दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान अधिकारियों ने कांवड़ मेले के सफल और सकुशल समापन पर प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी दी। डीएम ने बताया कि इस बार कांवड़ मेले में 4 करोड़ 40 लाख से अधिक शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे। बेहतर प्लानिंग से यातायात व्यवस्था सुचारू रखी गई। महाशिवरात्रि पर मंदिर में सुरक्षा चाक चौबंद रही। कांवड़ मेला प्रतिवर्ष का एक बड़ा आयोजन है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा एक धार्मिक एक मेला होता है जिसमें कि करोड़ों की संख्या में बहुत ही कम समय में कांवड़िए श्रद्धालु हरिद्वार जनपद आते हैं। इस बार भी हमने देखा कि काफ़ी संख्या में लोगों ने पिछले 20 से 25 दिनों में यहाँ पर आए हैं हरिद्वार में। जो नई रोड्स बनी है, नई घाट बनी है, उस पर जो कार्य हो रहे हैं उससे निश्चित तौर पे फायदा हुआ है। आने वाले कुंभ मेले में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे उससे अगले साल के जो कांवड़ मेले हैं उसमें और सहयोग मिलेगा। अभी तक 4 करोड़ से ऊपर की संख्या ये हो चुकी है। सभी डिपार्टमेंट्स ने कोऑर्डिनेशन से काम किया है और अभी आने वाला जो चैलेंज है वो पूरे सावन माह में रहेगा। भीड़ कभी भी बढ़ सकती है, उसका हम लोग अलर्ट पे रहेंगे। आज इनफैक्ट अभी तो लास्ट में चल ही रहा है और आसपास के जनपदों से काफ़ी संख्या में बाइकर्स आज सुबह भी जनपद में आमद हुई है और बिल्कुल स्मूथनेस स्नान चल रहा है। जितने शिव भक्त आए हैं उन्होंने जल लेके अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान किया है और इन पूरे ड्यूरेशन में कांवड़ मेले में कोई बड़ा ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ और बिना कोई लाठी के, बिना कोई पुश किए ऐसा कोई दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं है पुलिस के। और जैसा कि ब्रीफिंग में पुलिस वालों को बताया गया था कि संयमित और अच्छा व्यवहार करना है और कांवड़ शिव भक्त जो कांवड़ लेके यहाँ पे आते हैं उनकी सेवा करना हमारे लिए सम्मान का विषय है। वहीं टिहरी जिले में लगातार हो रही बारिश होने से टिहरी बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने और लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान नदी, नालों और गदेरों के आसपास न जाने की भी अपील की है। मैं इस समय एशिया के सबसे बड़ी टिहरी झील के समीप हूँ। आपको बता दूं यह झील 42 किलोमीटर तक जगह जगह फैली हुई है। लगातार हो रही बारिश का असर अब टिहरी डैम में देखने को मिल रहा है, जहां झील का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। और जिला अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को मौसम विभाग को देखते हुए अलर्ट मोड में रहने को निर्देश दिए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है नदी, नालों और संभावित क्षेत्रों से दूर रहें। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। सौरभ स्वराज, एक्सपीरियंस, टिहरी गढ़वाल। वहीं रामनगर के खताड़ी इलाके में देर रात गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के विवाद के दौरान कथित तौर पर कई राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोलियों की आवाज सुनकर स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ युवक मौके पर पहुंचे और विवाद के बाद कथित तौर पर फायरिंग कर वहां से फरार हो गए। हालांकि कितने राउंड फायर हुए और फायरिंग किसने की, इसकी पुलिस जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक मामला दो पक्षों के विवाद से जुड़ा हुआ है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवक लाठी डंडे लिए हुए नजर आ रहे हैं। वजीर खान, ये 4-5 कारें भर के आई लड़कों की, और जो है हम बैठे थे यहाँ पे और वो उतरे और फायरिंग करी तो हम भागने लगे थे उधर को। सब लड़की औरतें भी टेल रही थी थोड़ी सी, वो भी बेचारी डर के मारे भाग गई रोड पर से यहाँ नहर पर। वहीं रामनगर के हाथी डंगर क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां सिंचाई नहर में गिरने से 2 युवक की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं परिवार में मातम छा गया। बताया जा रहा है कि नरसिंहपुर निवासी एक युवक मजदूरी करने के बाद घर पहुंचा हुआ था। घर में पत्नी से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद वह घर से बाहर निकल गया। इसी दौरान घर के पास स्थित सिंचाई नहर में पैर फिसलने से उसे गिरने की बात भी सामने आई है। नहर में गिरने की जानकारी मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद उसे नहर से बाहर निकाला गया और रामनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। कुछ नहीं हुआ, काम पे आया, थोड़ी फिर गई थी,
टांग में फिसल गई होगी, आपस में उनके मियाँ भी चल रही थी, गए पीछे वो टांग फिसली गिर गया। मतलब झगड़ा कौन सा था, काली वाली चल दी थी आपस में, ये हुआ था बस, बाकी कुछ बात नहीं। वहीं नैनीताल के ताकुला के पास खाई में कार गिर गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम जो है हनुमानगढ़ी मोबाइल में थे, हमें सूचना राजेंद्र मनराल जी का फ़ोन आया कि कोई गाड़ी ताकुला वेंट के पास में कोई खाई से नीचे उतर गई है। इस सूचना पर हम तत्काल मौके पे पहुंचे तो हमारे राजेंद्र बसंत मेहरा जी वहीं पे खड़े थे। इनके द्वारा बताया कि नीचे गाड़ी गिर गई है, जिस पे नीचे इनकी मदद से हम लोग नीचे गए। चारों व्यक्तियों को ऊपर लाकर माइक टू मोबाइल की मदद से बीडी पांडे उपचार हेतु ले आए हैं। वहीं देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन आस्था का सैलाब देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में कांवड़िए और श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। दूर दराज से कांवड़ लेकर पहुंचे शिव भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की और अंतिम दिन होने के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। मंदिर के पुजारी दिगंबर श्री गिरी महाराज ने बताया कि पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार बड़ी संख्या में कांवड़िए मंदिर पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में टपकेश्वर महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं। तब अश्वत्थामा ने भी यहाँ तपस्या की, उसकी जो माँ इच्छा पूरी नहीं कर पाई, भगवान शंकर ने इस गुफा से दूध की धारा बहाई और उस बालक की भूख प्यास मिटाई। कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ पे जो भी भक्त जो भी मनोरथ व्यक्त करता है, टपकेश्वर भगवान दयालु कृपालु हुए, सभी तरह से उनकी मनोकामना यहाँ पूर्ण करते हैं। तभी पूरी दुनिया से और पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग यहाँ आते हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।